वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है कंप्यूटर वाली मैम। और हम लोग आज सबसे पहले शुरू करने वाले हैं दिल्ली पुलिस का बैच। और दिल्ली पुलिस का मैं आपको पहली क्लास में शुरू कर रही हूँ जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कंप्यूटर की इस क्लास के लिए मैं अगर बात करूँ तो हम बहुत आसान तरीके से और बहुत डिटेल में, ठीक है, बहुत बारीकी से हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं इस चैनल पर। तो कंप्यूटर, अगर मैं दिल्ली पुलिस के लिए बात करूं तो 10 नंबर का कंप्यूटर आता है, ठीक है। ये सब आप लोगों को पता होगा ऑलरेडी कि 10 मार्क्स का कंप्यूटर दिल्ली पुलिस में पूछा जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि दिल्ली पुलिस के सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्यूटर अगर 10 नंबर का आ रहा है तो मैक्सिमम क्या पूछा जा रहा है। तो अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर्स की बात करें तो 10 में से 9 नंबर का MS ऑफिस पूछा जा रहा है, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन MS ऑफिस में से भी MS एक्सेल के हैं। तो ये मेरी पहली वीडियो और इस वीडियो का हम शुरुआत कर रहे हैं MS एक्सेल के साथ, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दिल्ली पुलिस के लिए। चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग MS एक्सेल के लिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको MS एक्सेल के बारे में ये बता दूं कि MS एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंडर आता है। जैसे अगर मैं बात करूं MS ऑफिस, MS ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ने इसे बनाया है और बिल गेट्स इसका फाउंडर है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर है बिल गेट्स। बिल गेट्स को तो भाई हम लोग डॉली चाय वाला से याद रख सकते हैं बहुत अच्छे से, कि डॉली चाय वालों को फेमस करने वाला बिल गेट्स ही है ना, तो इसीलिए उससे हम लोग याद रख सकते हैं। और बिल गेट्स एक बहुत पॉपुलर नेम है, बहुत आसानी से याद भी हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहेगा। तो MS ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, MS स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट, और इसको बनाने वाला, इसका फाउंडर है बिल गेट्स। और ये 1990 और 91 के अराउंड बना था, 1990 और 91 के अराउंड ये बना था। तो अगर हम बात करें MS ऑफिस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो MS ऑफिस में सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं MS पेंट से, नोटपैड से, वर्ड पैड से, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, MS एक्सेस, वन नोट, ये काफ़ी चीज़ें इसके अंदर आती है। लेकिन हम लोग शुरुआत कर रहे हैं MS एक्सेल के साथ। तो MS एक्सेल की अगर हम बात करें तो वो डाटा एंट्री के लिए या इन्वेंट्री के लिए, जैसे हम लोगों को अटेंडेंस रिकॉर्ड बनाना है या कोई अपनी बिजनेस के लिए कोई एक फॉर्मूला, कोई एक शीट बनाना चाहते हैं जिसके अंदर बहुत फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं, चाहे वो सम हो, चाहे एवरेज निकालना है, चाहे अटेंडेंस रिकॉर्ड बनाना है आपको, तब उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं MS एक्सेल का, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग MS एक्सेल ओपन करते हो, जैसे ही हम लोगों ने MS एक्सेल ओपन किया तो कुछ इस तरीके का हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा हमें देखने को मिला। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट बुक 1 लिखा हुआ आता है, बुक 1 एक्सेल ये लिखा हुआ आता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ से हम पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं MS एक्सेल का। तो ज़रा ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं इस यूट्यूब चैनल पर, तो हम लोग एक एक पॉइंट सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की बात करेंगे, ना एक पॉइंट इधर ना एक पॉइंट इधर, ठीक है। तो हम सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियरेंस, और क्योंकि हमारा टारगेट दिल्ली पुलिस है, ठीक है, हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो इसीलिए हमें इधर उधर की बातों में नहीं भटकना है, हमें सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, ओके। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बात आ रही है कि वो बार, ये वाला एक बार है जो बिल्कुल टॉप पर है, तो ये हमको दिख रहा है कि बिल्कुल टॉप पर है, सबसे पहले है, और जहां पर फाइल का नाम लिखा है उसे हम क्या कहते हैं, तो भाई हम उसको टाइटल बार कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन यही है, ठीक है। 2 पॉइंट्स में हमारा क्वेश्चन कवर हो जाता है कि जो सबसे टॉप पर है, सबसे ऊपर है, और जहां पर आप फाइल का नाम लिख रहे हो उसे क्या कहा जाता है जी, उसको टाइटल बार कहा जाता है। क्वेश्चन कवर हमारा आसानी से। जब हम लोग MS एक्सेल ओपन करते हैं, मतलब ये चीज़ आपको कुछ दिखने को मिल रही है, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट यानी ऑलरेडी, जब आपने फाइल को सेव नहीं किया तब ऑलरेडी क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पर, यहाँ बुक 1 एक्सेल लिखा हुआ है, ठीक है। बुक 1 को आप वर्कबुक भी कह सकते हो, जैसे अभी यहाँ पर वर्कबुक लिखा हुआ था और मैंने कट कर दिया, तो जब आप एक्सेल ओपन करते हो तो वर्कबुक ओपन हुई है, इसको आप एक वर्कबुक कह सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने फाइल को सेव नहीं किया, जब आप फाइल को सेव कर दोगे तो बुक 1 की जगह वहां पर फाइल का नाम आ जाएगा, ओके। तो फाइल का नाम वहां पे लिखा हुआ आपको मिलेगा, ओके। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद यहाँ क्या लिखा है, फाइल
होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डाटा, रिव्यू, व्यू। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम टैब्स कहते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? टैब्स कहा जाता है। उसके बाद इस बार को क्या कहा जाता है? तो इस बार को मेन्यू बार कहा जाता है। और ये आपका दूसरा क्वेश्चन है एमएस एक्सेल का। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर पढ़ रहे हैं, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हम लोग यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एनी स्टेट पुलिस के जितने एग्जाम है सारे प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे। फिलहाल दिल्ली पुलिस के 2023 के पेपर में ये क्वेश्चन था कि जहाँ पर होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डाटा, रिव्यू और व्यू टैब्स आते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है मेन्यू बार। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जहां पर जैसे यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, ये दिया हुआ है पेस्ट लिखा हुआ है, लेकिन कट की जगह ये सिंबल बना हुआ है, कट की जगह कैंची बनी हुई है ना। और अगर आप प्रिंट की बात करो तो प्रिंटर बना हुआ होता है, ये पेंट ब्रश सा बना हुआ है, एक ब्रश सा बना हुआ है, तो ये फॉर्मेट पेंटर है। ठीक है, उसके बाद ये कुछ सिंबल हमें बने हुए दिख रहे हैं, ये अंडू और रीडू के सिंबल है। तो जहां पर आइकन्स बने होते हैं, जहां आइकन्स बने होते हैं, उस बार को क्या कहा जाता है? उसको टूल बार कहा जाता है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ नाम, नाम की जगह पर, जैसे कट कॉपी पेस्ट है, अंडू है, रीडू है, ये नाम नहीं लिखे, उनके आइकन बने हुए हैं। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, कट के लिए कैंची बनी हुई है, पेस्ट के लिए यहाँ आपको कुछ ऐसे एक क्लिपबोर्ड सा दिख रहा है। ठीक है, और अंडू और रीडू के लिए हम कुछ इस तरीके के आइकन्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये जहाँ पर इंस्टेड ऑफ नाम, जहाँ पर आइकन्स बने हुए हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो भाई उन्हें कहा जाता है टूल बार, उन्हें कहा जाता है टूल बार। और ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस का। ठीक है, तो इतने से ही अभी हम जस्ट हमने स्टार्ट किया है, स्टिल हम लोगों ने 2 क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर कवर कर लिए इतने से पोर्शन में। तो इसीलिए जो भी यहाँ इस चैनल पर आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, दैट इज ओनली एंड ओनली एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, हम एक्स्ट्रा कोई बातचीत नहीं करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। तो देखिए, इसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है क्लिपबोर्ड। उससे पहले मैं एक बात और डिस्कस कर देती हूँ आपको। देखिए, जैसे ही आपने होम टैब पर क्लिक किया, होम टैब पे क्लिक करने के बाद ये एक बॉक्स खुल गया है, ये बॉक्स खुल गया है। इस बॉक्स को हम कहते हैं रिबन। इसे क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड रिबन। ये जो खुला है, ये जो खुला है, इसे हम रिबन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि एमएस ऑफिस के बहुत सारे वर्जन हैं। जो हम पुराने वाले वर्जन्स की बात करें, तो जब आप टैब्स पे क्लिक करते थे तो एक लिस्ट खुलती थी जिसको हम ड्रॉप डाउन लिस्ट कहते थे, उसके अंदर सब मेन्यूज आते थे। ठीक है, लेकिन जो लेटेस्ट वाले वर्जन है, यानी 2007 से आगे, 2007, 10, 16, 13, 19, 2021, एमएस ऑफिस 365, ठीक है, इन सभी में क्या है, जब आप टैब को क्लिक करोगे तो एक रिबन खुलेगा, और उस रिबन, और उसे हम रिबन कह रहे हैं। ठीक है, कोई लिस्ट नहीं खुलकर आ रही है आपके सामने। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद जैसे ही रिबन खुला तो आपको क्या दिखा? यहाँ पे क्लिपबोर्ड लिखा है, यहाँ पे फॉन्ट लिखा है, यहाँ पे स्टाइल्स लिखा है, यहाँ नंबर लिखा है, यहाँ अलाइनमेंट लिखा है। ठीक है, और यहाँ एडिटिंग लिखा है, यहाँ सेल्स लिखा है। इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें ग्रुप्स कहा जाता है। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें ग्रुप्स कहते हैं। ग्रुप्स के अंदर ऑप्शन है, ग्रुप के अंदर ऑप्शन है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि आपको लेफ्ट अलाइनमेंट करना है, सेंटर अलाइनमेंट करना है, तो कौन से ग्रुप में है? तो जीवो अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर है। लेकिन कौन से टैब में है? तो भाई होम टैब के अंदर है। अगर आपको एमएस एक्सेल के अंदर कट कॉपी पेस्ट करना है तो वो कौन से ग्रुप में है? जीवो क्लिपबोर्ड ग्रुप में है। लेकिन कौन से टैब में है? तो हाँ जी, वो होम टैब के अंदर है। सिंपल, इस तरीके से हम लोग काम करेंगे। ओके, अब इसे क्या कहते हैं? इसे भाई सेल कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? सेल। तो एक्सेल की सबसे छोटी इकाई या एक्सेल की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? ये तो सबसे छोटी इकाई है ना, या हम कह सकते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एक्सेल। वो कौन है? तो सेल है, सेल है। और एक्सेल किससे बना हुआ है? तो एक्सेल के अंदर रोज भी हैं, एक्सेल के अंदर कॉलम्स भी हैं, और एक्सेल के अंदर सेल्स भी हैं।
तो MS एक्सेल किससे बना है? रोज, कॉलम्स और सेल, इन सभी को मिलाकर बना है MS एक्सेल। ठीक है, इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं जरा, इसके बाद अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर ABCDEF ये लिखा हुआ है। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कॉलम्स कहा जाता है। और 1 2 3 4 क्या है? रोज। अब यहाँ से क्वेश्चन है कि भाई रो MS एक्सेल में रोज को किससे डिनोट किया जाता है? तो भाई 1 2 3 से डिनोट किया जाता है। कॉलम्स को किससे डिनोट किया जाता है? जी ABCD से डिनोट किया जाता है। ये एक और क्वेश्चन हमारा कवर हो गया। अब अगली बात है कि एक्टिव सेल क्या होता है? एक्टिव सेल किसे कहते हैं? तो अगर आप देखें इस समय पर ये सिलेक्टेड है, तो आपका यहाँ पर कर्सर भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो कर्सर जहां पर आएगा दैट इज एक्टिव सेल, यानी जिसका आप अभी इस्तेमाल कर रहे हो, जहां पर आप एंट्री करोगे वो एक्टिव सेल है। ओके, अब एक्टिव सेल का एड्रेस कौन बताता है? उसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम किसी सेल का एड्रेस लिखते कैसे हैं, ये भी समझना जरूरी है। चलिए इसके लिए हम लोग बात करें ज़रा। अगर मुझे किसी सेल का एड्रेस लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी? तो इसके लिए हम कुछ चीज़ें समझेंगे यहाँ पर, कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। जैसे हमें पता है ABCD और 1 2 3 4, तो ये थी हमारी रोज और ये थे हमारे कॉलम्स। ये बात हमने पढ़ ली है और समझ भी लिया है बहुत अच्छे से। अब आपने मुझे ये बताना है कि ये सेल है, ये आपका एक्टिव सेल है, कोई भी सेल मान लो, एक्टिव सेल चाहे मत मानो, लेकिन मुझे इस सेल का एड्रेस बताना है। तो जल्दी से बताएंगे जरा फटाफट, इसका एड्रेस क्या हो सकता है? इस सेल का एड्रेस क्या होगा? तो जी इस सेल का एड्रेस होगा A2। पहले आप कॉलम लिखोगे फिर आप रो लिखोगे, यानी पहले अल्फाबेट आएगा फिर नंबर आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर इस सेल का एड्रेस पूछा जाए तो इस सेल का एड्रेस क्या होगा? जी C4 होगा इस सेल का एड्रेस। सिंपल क्वेश्चन। तो इसमें भी क्वेश्चन आता है कि ऑप्शंस दे रखे हैं और आपसे पूछा जाए इनमें से कौन सा एड्रेस लिखने का तरीका सही है या इनमें से कौन सा गलत है। तो भाई सही तरीका तो ऐसे लिखा जाता है सेल का एड्रेस, पहले अल्फाबेट आएगा, यानी पहले कॉलम लिखा जाएगा फिर रो लिखा जाएगा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं जरा हम। चलो यहीं पर बात कर लेते हैं हम। ऐसे मान के चलते हैं कि हमारे पास एक टेबल है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ वैल्यूज हैं, कुछ ऐसे वैल्यूज हैं। अब आपको इनका सम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे सम? क्या फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है? फटाफट से आंसर करेंगे कि किस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं आप लोग, जल्दी से बताएंगे। और अगर पता है तो अपनी नोटबुक में भी फटाफट लिख लेंगे, उसके बाद आप लोग मेरे साथ टैली करेंगे कि सही है या नहीं है। ओके, तो जल्दी करिए, फटाफट से करिए। मैं चाह रही हूँ कि इसका आपने सम निकालना है, तो कोई स्टूडेंट ऐसे ना सोचे भाई हम लोग माउस का इस्तेमाल करेंगे इसे सिलेक्ट कर लेंगे, बिल्कुल नहीं। मैं थ्योरेटिकली पूछ रही हूँ, प्रैक्टिकली नहीं पूछ रही हूँ। प्रैक्टिकली तो बहुत आसान है, माउस रखा है यहाँ पर और इस पूरे को सिलेक्ट कर लिया और हम लोगों ने आंसर निकाल लिया। तो ऐसे नहीं करना है, थ्योरेटिकली बताओ क्या फॉर्मूला लगेगा। चलिए, तो आई होप आप लोग का आंसर आ चुका होगा जो भी आप लोग सोच रहे होंगे। बाकी आप लोग मेरे साथ टैली कर लीजिए कि किस तरीके से इसका आंसर निकालना है, और दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। यहाँ पर क्वेश्चन बना हुआ है तो ज़रा ध्यान देंगे। यहाँ पर देखिए, तो सम निकालना है, सम के लिए फॉर्मूला होता है इक्वल टू सम। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक्सेल के अंदर अगर आपको कोई फंक्शन, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ फॉर्मूला वी यूज द वर्ड फंक्शन, अगर आपको कोई फंक्शन इस्तेमाल करना है MS एक्सेल के अंदर, तो सबसे पहले कौन सा साइन होना चाहिए? या कोई भी फंक्शन MS एक्सेल के अंदर कौन से साइन से शुरू होता है? जी इक्वल टू के साइन से शुरू होता है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, है ना? लेकिन दिल्ली पुलिस 2023 में किसी एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ था। आसान है लेकिन क्वेश्चन है। तो इक्वल टू सम लिखने के बाद ब्रैकेट, लिखते ही पहले सेल का एड्रेस लिखेंगे, यहां से शुरू करना है। तो पहले सेल का एड्रेस क्या है? B1, फिर कॉलन, फिर लास्ट सेल का एड्रेस जो है B4, और एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही ये इस पूरे को सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, एंटर करते ही ये इस पूरे को सिलेक्ट कर लेगा। ऐसे काम किया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है
कई स्टूडेंट्स ने डेफिनेटली ये सोचा होगा कि मैम हमको इसको ऐसे कर लेते हैं, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4, ऐसे कर लेते हैं ना। कई स्टूडेंट्स ने ऐसा भी सोचा होगा। सही सोच रहे हो, गलत थोड़ी सोच रहे हो। लेकिन अगर यहाँ पर तुम लोगों को 100 एंट्रीज दे रखी हैं, यहाँ पर 4 ही थे ना, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम थोड़ी वेस्ट हो रहा है। लेकिन अगर 100 एंट्री है, 50 एंट्री है, तो यहाँ 50 बार थोड़ी लिखोगे B1 B2 B3 B4 B5 B6, बड़ा टाइम लगने वाला है। और कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो टाइम तो हमें बचाना ही है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखने वाले हैं, हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं इंस्टेड ऑफ ये वाला फॉर्मूला। ओके, इक्वल टू सम ब्रैकेट पहले सेल का एड्रेस कॉलन लास्ट सेल का एड्रेस। ठीक है, तो इससे ये पूरे को सिलेक्ट कर लेता है। क्वेश्चन क्या बनता है, अगर आपके पास सेल्स B5 से लेके B10 है, B5 से लेकर B10 है, तो इनमें से कौन सा फॉर्मूला सही है, सम निकालना है। B5 से लेके B10 में बहुत सारे नंबर लिखे हुए हैं और आपको सम निकालना है। तो कैसे लिखेंगे, तो भाई ऐसे लिखेंगे, इक्वल टू सम ब्रैकेट B5 इक्वल टू सम ब्रैकेट B5 कॉलन B10, ऐसे लिख देंगे हम लोग, पहला सेल कॉलन लास्ट सेल का एड्रेस। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन बनते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इनको जरा ध्यान रखेंगे हम चीजों को। उसके बाद क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कि ये जो कॉलन का साइन है, ये जो कॉलन का साइन है, इसे क्या कहते हैं हम, इस कॉलन के साइन को क्या कहा जाता है, तो इसको हम रेफरेंस ऑपरेटर कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, रेफरेंस ऑपरेटर कहा जाता है। ठीक है, तो इस वाले टॉपिक में से भी काफी क्वेश्चंस कवर हुए हैं। पहला क्वेश्चन क्या था यहाँ पर कवर अप हुआ, जो हमारा टाइटल बार को लेकर, टूल बार को लेकर, मेन्यू बार को लेकर, ये हमारे 3 क्वेश्चन थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रो और कॉलम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एक्सेल क्या है, सेल है। MS एक्सेल किसको मिलाकर बना है, तो रोज को, कॉलम्स को और सेल्स को मिलाकर MS एक्सेल बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको सम फॉर्मूला अप्लाई करना है तो किस तरीके से अप्लाई होगा, दिस इज योर क्वेश्चन। उसके बाद इस कॉलन के साइन को क्या कहा जाता है, तो इस कॉलन के साइन को कहा जाता है रेफरेंस ऑपरेटर। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी और चीज़ों पर बात करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और समझने वाली है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, अब आपने मुझे ये बताना है, मैं ऑप्शंस लिख रही हूँ, अब आपने मुझे ये बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन अलग है। 4 ऑप्शन है, उनमें से कौन सा ऑप्शन अलग है ये बताना है, बाकी 3 सिमिलर होंगे, ऐसा ही कुछ। तो इक्वल टू सम B1 कॉलन B4 इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। अगला है इक्वल टू सम B1 कॉमा B2 कॉमा B3 कॉमा B4। नेक्स्ट है इक्वल टू सम B1 कॉमा B4। इनमें से कौन सा अलग है ये बताना है आपने, फटाफट से आंसर करेंगे। जल्दी से आंसर करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आंसर आ चुका होगा आप सभी का। देखिए, पहला वाला तो हमने डिस्कस किया अभी, ये वाला भी सिमिलर है। ठीक है, ये वाला गलत है, गलत इन द सेंस इनसे मिलता जुलता नहीं है। ठीक है, ये 3 एक जैसे हैं। अगर आपको सम निकालना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको सम निकालना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। जितने भी सेल्स हैं B1 से B4, आप उनको कॉमा से सेपरेट करके लिख सकते हैं। लेकिन वही सेम बात जो अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल रही थी कि भाई अगर आपके पास 100 सेल्स हों जिनमें सम निकालना है, जिन एंट्रीज का, या आपके पास 50 हैं, तो मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है कि आप कॉलन लगा के लिख रहे हो। इसीलिए पहले वाला ऑप्शन सही रहता है, सूटेबल रहता है काम करने के लिए। लेकिन सही तो ये भी है, तरीका ये भी है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है किसी एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, और क्वेश्चन यही था इनमें से कौन सा अलग है, ऑप्शन कौन सा अलग है। तो भाई ये वाला ऑप्शन सी वाला अलग है, सॉरी सी वाला नहीं, डी वाला अलग ऑप्शन है। बाकी ये तीनों सिमिलर है, ये तीनों एक जैसा काम करेंगे। ओके, चलिए आगे बात करते हैं।
तो हम कुछ फंक्शंस पर बात करेंगे एम एस एक्सेल की। जैसे हम सभी को पता है कि एम एस एक्सेल में हम बहुत सारे फॉर्मूलाज अप्लाई करते हैं, है ना। तो कुछ फॉर्मूलाज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। एम एस एक्सेल के अंदर कौन कौन से फॉर्मूलाज हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे एम एस एक्सेल के अंदर मैथ फॉर्मूलाज हैं, लॉजिकल फंक्शंस हैं, डेट एंड टाइम फंक्शंस हैं, टेक्स्ट फंक्शंस हैं, ये सारे फंक्शंस में से हमारे क्वेश्चंस भी बनते हैं, ठीक है। तो एम एस ऑफिस ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली पुलिस में आ रहा है तो दिल्ली पुलिस के स्टूडेंट्स ही सिर्फ इसको पढ़ सकते हैं। जो मर्जी एग्जाम की आप बात कर लो, चाहे आप एसएससी के लिए बात कर लो, चाहे अब तो सीईटी आ गया हरियाणा का, ठीक है, तो वहां पर बात कर लो। एम एस ऑफिस इज द मेजर पार्ट ऑफ कंप्यूटर। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन तो बनते बनते हैं, ठीक है। तो इस चैनल पर हम लोग बहुत बारीकी से बात करने वाले हैं और सिर्फ हमारा मेन फोकस कॉन्सेप्ट क्लियरेंस पर है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मैथ फंक्शंस की। मैथ फंक्शन में पहला फंक्शन आ रहा है जो है सम। और सम किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जी सम निकालने के लिए सम का इस्तेमाल किया जाता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना। दूसरा, इक्वल टू, आप लोगों से क्वेश्चन है, एवरेज निकालनी है आपने, तो फॉर्मूला क्या है। फटाफट सोचेंगे, फटाफट मुझे बताएंगे। अगर आपको एवरेज निकालनी है तो फॉर्मूला क्या है एक्सेल के अंदर। अगर आपको एवरेज निकालनी है तो फॉर्मूला क्या है। अब आप जरा चेक करिएगा सही बताया या नहीं बताया। चलिए, तो एवरेज निकालने के लिए फॉर्मूला ये है, पूरा एवरेज लिखना पड़ता है। ये हमारे पास क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में। क्या क्वेश्चन था, क्योंकि आप में से कई स्टूडेंट्स ने सोचा होगा इक्वल टू एवीजी लिख दो और एवरेज निकल जाएगा। भाई गलत है ये आंसर बिल्कुल ही। एवीजी नाम का एक्सेल के अंदर कोई फॉर्मूला नहीं है। और ये क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वैलिड फंक्शन नहीं है एक्सेल के अंदर। तो एवरेज के लिए आपको कंप्लीट एवरेज लिखना होता है इंस्टेड ऑफ इक्वल टू एवीजी। ओके, इसके बाद एक और लिखवा देती हूँ, इक्वल टू सब्ट्रैक्ट। ये दोनों वैलिड फंक्शन नहीं है एमएस एक्सेल के अंदर। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है कि इनमें से कौन सा फंक्शन प्रेजेंट नहीं है एमएस एक्सेल में, कौन सा वैलिड नहीं है, तो ऑप्शन में या तो एवीजी होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। इक्वल टू MIN। MIN क्या निकालेगा, मिनिमम वैल्यू निकालेगा। आप सिलेक्ट कर लो, कुछ 3-4 वैल्यू सिलेक्ट कर लो, उसमें से जो मिनिमम वैल्यू है वो आपको रिजल्ट में प्रोवाइड करेगा। सिंपल। नेक्स्ट, इक्वल टू मैक्स। मैक्स क्या निकाल के देगा, आपको मैक्सिमम वैल्यू निकाल कर देगा, ठीक है। सिलेक्टेड में से मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करके देगा। ओके, इसके बाद फंक्शन है इक्वल टू SQRT। ये क्या निकाल के देगा, स्क्वायर रूट निकाल के देगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल कर देगा। सिंपल। इसके बाद इक्वल टू मॉड। ये क्या निकालेगा, रिमाइंडर निकालेगा। ये क्या निकालेगा, रिमाइंडर निकालेगा। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत आसान है। चलिए, मैथ्स में तो ये सब पढ़ा ही है हम लोगों ने। एक क्वेश्चन रहेगा, जरा ढूंढेंगे उसका आंसर, और आंसर मैं आप लोगों को अगली क्लास में बताऊंगी, क्योंकि एक्सेल तो अभी कंटिन्यू चलेगा ही ना। चलिए, तो क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि अभी जितने भी ये फंक्शन आपने पढ़े मैथ्स वाले, इनमें से एग्रीगेट फंक्शन कौन से हैं, एग्रीगेट फंक्शन कौन से हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ एग्रीगेट फंक्शन की, लेकिन आंसर मुझे ज़रूर चाहिए इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन, एग्रीगेट फंक्शन होते क्या हैं, जो कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, वो एग्रीगेट फंक्शन है। तो मुझे बताना है आपने कि कौन कौन से एग्रीगेट फंक्शन है इनमें से। चलिए आगे बात करते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी हमारे पास कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में है कि रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज इक्वल टू मॉड। तो एक फंक्शन है इक्वल टू पावर 5,2। नाम से ही पता चल रहा है कि पावर के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन एमएस एक्सेल के अंदर जैसे आप इक्वल टू सम लिखते हो, देखिए इस चीज को मैं आप लोगों को समझा दूं जरा, ये देखिएगा जरा। ये तो सेल का एड्रेस मेंशन था B2, ये सेल का एड्रेस मेंशन था B2, यहाँ पर कैसे लिखते हैं। ओके, तो ये हमने समझ ही लिया।
पहले कॉलम आएगा फिर रो लिखा जाएगा, ये हमने समझ ली बात। देखिए, अगर आप लोग सम फॉर्मूला लिख रहे हैं तो इक्वल टू सम ब्रैकेट लिखते ही क्या हुआ, नीचे कुछ डिसेबल्ड फॉर्म में ये आने लगा, ये दिख रहा है ना आप सभी को, डिसेबल्ड फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, ये जो डिसेबल्ड फॉर्म में आ रहा है ये सिंटेक्स है, सम फंक्शन का सिंटेक्स है। ऐसे ही हर एक फंक्शन यानी हर एक फॉर्मूला का अपना सिंटेक्स लिखने का तरीका है। सिंटेक्स मतलब उसका जर्नल फॉर्मेट मान लो या उसका लिखने का तरीका मान लो, उसी अकॉर्डिंग आपने काम करना है, उससे आगे नहीं भाग सकते आप लोग कि नहीं जी हमारी मर्जी चलेगी, तो नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगी। जिस पर काम कर रहे हैं उसी की मर्जी चलेगी, हमारी मर्जी बिल्कुल नहीं चलनी है। ओके, तो चलिए, तो हम बात कर रहे थे पावर फंक्शन की। तो पावर फंक्शन कैसे काम कर रहा है, इक्वल टू पावर लिखा आपने, ब्रैकेट 5,2 लिखा, तो सिंटेक्स पावर फंक्शन के सिंटेक्स के अकॉर्डिंग जो आप यहां लिखते हो वो नंबर होता है और जो यहां लिखते हो वो पावर होती है। तो यानी इसका मतलब हुआ 5 की पावर 2, सिंपल, 5 की पावर 2। ठीक है, अगर इसको एक तरीके से और लिखा जाता है, ये क्वेश्चन एक तरीके से और पूछा जाता है, और दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल में ये क्वेश्चन था, ठीक है, जिनकी हम आगे बात करेंगे। फिलहाल हम फॉर्मूलाज फंक्शंस की बात कर रहे हैं। सिंपल, थोड़ा सा सिंपल करके चलते हैं, पहली क्लास में सब कुछ हो जाएगा तो ऐसे लगेगा पता नहीं कितना मुश्किल है। ओके, तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से बहुत आसान तरीके से शुरू कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन वाइज शुरू कर रहे हैं, जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं हम सिर्फ उतने पर बात करेंगे। चलिए, इक्वल आपके पास पूछा गया 5 और इस तरीके से इसका आंसर बताना है आपने। तो ये जो सिंबल है ये भी पावर के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका भी मतलब यही है, 5 की पावर 2। तो या तो ऐसे यूज कर लो या ऐसे यूज कर लो, लेकिन ये हमारे पास क्वेश्चन आया दिस वन। ठीक है, अगर 4 की पावर 2 लिखना है तो आप ऐसे लिख लो, 4 की पावर 9 लिखना है तो ऐसे लिख लो। इस बात का मतलब ये है, इस बात का मतलब ये है। ठीक है, अगर आपने 2 की पावर 10 लिखनी है तो ऐसे लिखा जाएगा, यानी इसका मतलब है 2 रेज टू 10, इसका मतलब ये है। चलिए आगे बात करते हैं, बहुत आसान थी ये चीज़ें कुछ, और आप लोग को समझ भी आ रही होंगी। अगला फंक्शन हम बात कर रहे हैं जो है सीलिंग और फ्लोर, बहुत आसान लेकिन थोड़ा सा समझना, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आता भी होगा। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को एक्सेल नहीं आता होगा, डेफिनेटली आता होगा। ठीक है, एआई के वर्ल्ड में जी रहे हैं हम लोग, तो डेफिनेटली हम लोग को ये चीज़ें आती भी होंगी, लेकिन कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा, तो नो प्रॉब्लम, वी आर देयर फॉर यू, टीचर्स होते ही इसलिए हैं। ठीक है, चलिए, दिल्ली पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है, दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन बिल्कुल है प्रीवियस ईयर में। फंक्शन का नाम है इक्वल टू सीलिंग और एक फंक्शन है इक्वल टू फ्लोर। तो हम क्वेश्चन कुछ ऐसा ले रहे हैं, 15,2 15,2। ओके, क्वेश्चन कुछ ऐसे ही गिवन होगा। पहले हम सीलिंग और फ्लोर का मतलब समझते हैं। सीलिंग मतलब सीलिंग फैन मान लो ना, तो सीलिंग फैन तो ऊपर होता है, फ्लोर यानी नीचे, नीचे मान लेते हैं। तो पहले हम ये दो पॉइंट समझते हैं, सीलिंग मतलब सीलिंग फैन, तो ऊपर है सीलिंग फैन, और फ्लोर मतलब नीचे है। ओके, ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे ही गिवन होगा, क्वेश्चन ऐसे ही गिवन होगा, यहाँ पर नंबर होगा और इस नंबर से उसको डिवाइड करना है। तो जब 15 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ जो नंबर दिया होगा वो कभी भी इस नंबर से डिवाइड नहीं होता होगा। यहाँ पर जो भी नंबर गिवन होगा, यहाँ पर जो भी नंबर गिवन होगा वो इस नंबर से डिविजिबल नहीं होगा हमेशा। जैसे यहाँ पर भी दे रखा है, यहाँ पर भी जो नंबर दे रखा है वो इस नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो सीलिंग है तो 2 से 15 डिविजिबल नहीं है, डिवाइड नहीं होता है, लेकिन 2 से कौन सा नंबर डिवाइड हो जाएगा, 15 के आगे कौन सा नंबर है जो 2 से डिवाइड हो जाएगा, वो है 16। तो इसका आंसर हो जाएगा 16। सेम ऐसे ही यहाँ पर फ्लोर है तो नीचे यानी पीछे देखना है, तो 15 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन 15 के पीछे कौन सा नंबर है जो 2 से डिवाइड हो जाता है, तो 14। वेरी सिंपल। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका थोड़ा और समझ आ जाएगा। इक्वल टू सीलिंग 7,3 दे रखा है। ठीक है,
तो 3 से 7 तो डिवाइड होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे कौन सा फंक्शन है, सीलिंग। तो मतलब आगे कौन सा नंबर है, 7 के आगे कौन सा नंबर है जो 3 से डिवाइड हो जाएगा? फटाफट आंसर करेंगे, 9। आंसर आ गया। और ऐसे ही फ्लोर में अगर दे रखा है 14,3, तो 3 से 14 तो डिवाइड होता नहीं है, लेकिन फ्लोर है, मतलब पीछे कौन सा नंबर है जो डिवाइड हो जाएगा? कौन सा नंबर होगा भाई 3 से, कौन सा नंबर 14 के पीछे है जो डिवाइड हो जाएगा? तो 12। ये रहा आंसर। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये बहुत आसान तरीके से एक्सेल समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करती हूँ इस बात की। बहुत बहुत धन्यवाद।